हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बेतुका विरोध। प्रधानमंत्री की ओर से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का लोकार्पण किए जाने के साथ ही जिस तरह उसके विरोध में स्वर सुनाई दिए, उससे हैरानी होना स्वाभाविक है। विरोध का एक स्वर सुनाई दिया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से। उनकी ओर से कहा गया कि आखिर इस क्रूज से निषाद समुदाय को कैसे लाभ होगा। यह एक बेतुका प्रश्न है, क्योंकि इससे उन्हें कोई हानि नहीं होने जा रही है। हाँ, लाभ अवश्य हो सकता है, क्योंकि अब कहीं अधिक संख्या में देशी विदेशी पर्यटक वाराणसी आएंगे। अखिलेश यादव के तर्क के हिसाब से तो नदियों पर पुल भी नहीं बनने चाहिए। उन्हें यह सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, वहाँ के लोग किसी न किसी रूप में लाभान्वित होते हैं। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगा। यह बिहार, झारखंड के साथ बंगाल और बांग्लादेश से भी गुजरेगा। एक तरह से यह देश के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को गति देगा। यह किसी से छिपा नहीं कि तमाम संभावनाओं के बाद भी यह क्षेत्र पर्यटन में पीछे है। जब सभी यह मान रहे हैं कि गंगा विलास क्रूज के माध्यम से पर्यटन को पंख लगेंगे, तब यह समझना कठिन है कि कुछ नेता उसके विरोध में बोलना आवश्यक क्यों समझ रहे हैं। पता नहीं कैसे जदयू नेता ललन सिंह इस नतीजे पर पहुंच गए कि क्रूज योजना विकास विरोधी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वह इस योजना का विरोध करेंगे। यह अच्छा हुआ कि जदयू के सहयोगी दल राजद ने उसका समर्थन किया और तेजस्वी यादव संबंधित कार्यक्रम में शामिल भी हुए। कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार ने ऐसा करना क्यों आवश्यक नहीं समझा। उनकी तरह बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी गंगा विलास के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से दूर ही रहे। गंगा विलास क्रूज के विरोध में उठी आवाजें विरोध के लिए विरोध वाली संकीर्ण राजनीति का परिचायक हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसी राजनीति इस तथ्य से परिचित होने के बाद भी की जा रही है कि गंगा विलास क्रूज देश के जिन करीब 40 शहरों से गुजरेगा, वहां पर्यटन को बल मिलेगा। ऐसा लगता है कि हमारे नेता यह जानने समझने के लिए तैयार नहीं कि पर्यटन कितनी प्रबल संभावनाओं वाला क्षेत्र है। यह आय का साधन बनने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम करता है। इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई छोटे छोटे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत की तुलना में कहीं अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गंगा विलास क्रूज ने जिस तरह दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचा है, यह इससे समझा जा सकता है कि अगले 2 वर्ष के लिए
उसकी अधिकांश टिकटें बुक हो चुकी हैं। त्वरित राहत को कदम। प्रदेश सरकार से जैसी उम्मीद की जा रही थी उसी तरह जोशीमठ में आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत देने के लिए सार्थक कदम उठाए। भूदशाओं ने पौराणिक और आध्यात्मिक नगर के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। कड़कड़ाती ठंड के इस मौसम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों का भविष्य अनिश्चितता के गर्त में है। दरारों ने वाहनों को तो असुरक्षित किया ही है, साथ में रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। जान माल की सुरक्षा के लिए बड़ी आबादी का पुनर्वास करना होगा। सबसे पहली चुनौती जनजीवन पर मंडरा रहे संकट से निपटने को अस्थायी पुनर्वास की है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले यही किया। यह कार्य तेज हुआ है। मंत्रिमंडल ने तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों से क्षेत्रवासियों में व्याप्त भय और आशंका को दूर किया है। लगभग एक पखवाड़े से इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ शासन और केंद्र सरकार के विशेषज्ञ संस्थानों के आला अधिकारी इस समस्या के समाधान में ताकत झोंके हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं क्षेत्रवासियों के बीच अब तक 2 बार पहुंच चुके हैं। उद्देश्य यही है कि आपदा की इस घड़ी में स्थानीय निवासी भयभीत न हों। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने यह संदेश भी दिया है कि पूरा तंत्र आपदा प्रभावितों के साथ है। अस्थायी पुनर्वास की अगली कड़ी में स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इसके लिए अभी तक 5 स्थल चयनित किए गए हैं। सभी 5 स्थलों पर पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इनका भूगर्भीय अध्ययन करने का निर्णय अच्छा है। नए स्थान पर जोशीमठ वासियों को बसाने से पहले यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उक्त स्थान पुनर्वास की दृष्टि से सुरक्षित हैं। इस मामले में स्थानीय जनता से धैर्य के साथ सहयोग की सरकार की अपेक्षा अस्वाभाविक नहीं है। धन्यवाद।